6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे अमेरिकी एयरक्राफ्ट B-29 की मदद से जापान के हिरोशिमा पर एक बॉम्ब गिराया जाता है। जिससे मिनटों के अंदर 2,30,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस बॉम्ब को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक ऐसे साइंटिस्ट जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी के साथ रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड कायम करते रहे, जिसे आज भी लोग द फादर ऑफ एटम बॉम्ब के नाम से जानते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे इस बॉम्ब को डेवलप किया, क्या थी उनकी कहानी? दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानेंगे कि क्या वो एक हीरो थे या फिर विलन। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1904 में, जब ओपेनहाइमर ने एक जर्मन जूइश फैमिली में जन्म लिया। बचपन से ही वो इतना इंटेलिजेंस थे कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही वो हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। उनके इसी पैशन को देखकर उनके फादर ने घर पर ही उनके लिए एक लैब तैयार किया, जहाँ पर उन्होंने कई सारे रॉक सॉल्ट पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। और सिर्फ केमिस्ट डिग्री के लिए वो 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर एडमिशन लेते हैं और 4 साल की पढ़ाई को सिर्फ 3 साल में ही पूरा करके वहाँ पे एक रिकॉर्ड कायम करा। उसके बाद साल 1926 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जे थॉमसन के साथ इलेक्ट्रॉन की वेव्स पर रिसर्च करने लगे और सिर्फ 23 साल की उम्र में ही वो PhD कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ओपेनहाइमर की जर्नी एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वो कभी रुके नहीं। साल 1928 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फिजिक्स प्रोफेसर बने और साथ ही ब्लैक होल के एग्जिट पर रिसर्च करने लगे। उनके इसी रिसर्च ने साल 1938 में ये प्रूव किया कि यूनिवर्स पर सच में एक ब्लैक होल मौजूद है, जिससे उस वक्त साइंटिस्टों का यूनिवर्स पर देखने का एक नया नजरिया दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने पॉलिटिक्स पर भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उस वक्त जर्मन ज्यूस पर हिटलर की टॉर्चर पहले से काफी बढ़ने लगा और ओपेनहाइमर भी एक जर्मन ज्यूस फैमिली से थे, इसीलिए उन्होंने लेफ्ट विंग विचारधारा से प्रभावित होकर कई पॉलिटिक्स मीटिंग में भी गए। वहाँ का लेबर यूनियन और वर्कर्स को पैसा डोनेट भी करने लगा। और साल 1939 में हिटलर पोलैंड पर अटैक करने से शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2, जिसके बाद जर्मन से कई साइंटिस्ट अमेरिका शिफ्ट होने लगे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियो सिजलर, एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर और भी कई साइंटिस्ट थे। उसके बाद ही आइंस्टाइन और लियो सिजलर ने एक चिट्ठी में अमेरिकी प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट से कहते हैं कि हिटलर इस वक्त न्यूक्लियर पर रिसर्च कर रही है, हो सकता है वो इस मिशन पर बहुत जल्द सक्सेस हो जाए, इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। इस चिट्ठी को पढ़ते ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इमीडिएट एक कॉन्फ्रेंस आर्मीज और साइंटिस्ट के साथ करते हैं। वहां पर उनसे कहा जाता है न्यूक्लियर चेन पर रिसर्च करने के लिए और साथ ही यूरेनियम की पोटेंशियल को यूज करके कैसे पावरफुल वेपन्स बनाया जाए। जिसके बाद ही शुरू हुआ उस बॉम्ब को बनाने की प्रोसेस, जिसके डिजाइनिंग हेड था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि कैसे यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 बनाया जाए, क्योंकि यूरेनियम 238 अर्थ पर नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन उससे चेन रिएक्शन नहीं होते, इसलिए उन्हें चाहिए था यूरेनियम 235 आइसोटोप, जो अर्थ पर 1% से भी कम पाए जाते हैं। जिसके लिए उनका प्लानिंग था 4 डिफरेंट मेथड की यूज करके यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करना, जैसे लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूजन और गैसेस डिफ्यूजन, जिसमें से सिर्फ गैसेस डिफ्यूजन ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि इसमें हेक्साक्लोराइड गैस को एक पोरस मेम्ब्रेन से पास किया जाता है, जिससे यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल्स हल्के होने के वजह से पास हो जाते हैं और यूरेनियम 238 के मॉलिक्यूल्स हेवी होने के वजह से फिल्टर आउट हो जाते हैं। इस प्रोसेसिंग के दौरान दिसंबर 1940 में साइंटिस्टों ने एक नया मॉलिक्यूल प्लूटोनियम को पाते हैं, जिस पर रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि प्लूटोनियम यूरेनियम से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जिससे यूरेनियम से भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स को बनाया जा सकता है और इसीलिए प्लूटोनियम की भी प्रोडक्शन एक अलग जगह पर किया जा रहा था। अब इन दोनों प्रोसेस की पूरा होने के बाद ये देखना था कि इनसे चेन रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाते हैं या नहीं, जिसके लिए 2 दिसंबर 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्क्वाश कोर्ट में साइंटिस्ट एनरिको फर्मी के द्वारा एक चेन रिएक्शन किया जाता है, जिससे सक्सेसफुली एक बल्ब जल उठता है। इसी सक्सेस को देखकर अमेरिकन आर्मी इंजीनियरिंग ऑफिसर जनरल ग्रुप्स ओपेनहाइमर की लीड पर बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट के आगे की प्रोसेस के लिए फंडिंग किया जाता है। अमेरिका ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल $2.5 बिलियन खर्च किए थे, जो आज के हिसाब से $25 बिलियन से भी ज्यादा है। चेन रिएक्शन प्रोसेस सक्सेसफुली होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस था बॉम्ब को डिजाइन करना, जिसके लिए ओपेनहाइमर ने एक सीक्रेट लोकेशन को सिलेक्ट किया। वहां पर मेनली 2 बॉम्ब के डिजाइनिंग हो रहा था। पहला यूरेनियम 235 से, जिसे नाम दिया गया लिटिल बॉय, और दूसरा प्लूटोनियम 239 से, जिसे नाम दिया गया फैट मैन। लिटिल बॉय के डिजाइन बेसिकली गन टाइप था, जिसके हाइट 5.2 मीटर्स और वेट 9,700 पाउंड्स। इसमें मेनली 2 यूरेनियम 235 के मासेस होते हैं और इन दोनों मासेस की कॉम्बाइन होने से क्रिटिकल मास रीच हो जाते हैं।
जिससे ही एक चेन रिएक्शन धमाका होते हैं। लेकिन प्लूटोनियम के रिएक्शन ज्यादा तेजी से होने के कारण इसके डिजाइन को बेसिकली स्फेरिकल शेप में किया गया, जिसके हाइट 4.7 मीटर और वेट 10,700 पाउंड्स। इसके डिजाइन को अगर हम देखें तो इसमें प्लूटोनियम के मासेस को एक हाई डेंसिटी के अंदर रखा गया, जिसके बाहर पर एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया ताकि एक्सप्लोसिव फटने के बाद ही क्रिटिकल मासेस रीच हो सके, जिससे कि एक इम्प्लोशन टाइप धमाका हो सके। पर डिजाइनिंग प्रोसेस को पूरा करने से पहले ही ओपेनहाइमर ने इसे भी एक टेस्ट आउट करने के लिए 16 जुलाई 1945 को सुबह के करीब 5 बजे प्लूटोनियम से बनी एक बॉम्ब को स्टील टावर की मदद से 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, जिसके बाद ही स्टील टावर और उसके पूरे एरिया वेपरेट होकर एक ग्रीन क्लाउड ग्लास फॉर्मेशन होने लगता है, जिसे देखकर इस टेस्ट की नाम ट्रिनिटी टेस्ट रखा जाता है और उस बॉम्ब का नाम दिया जाता है गैजेट। उस वक्त ओपेनहाइमर इस टेस्ट को देखकर काफी शॉक्ड होकर कहने लगता है, इसी के 2 हफ्ते बाद ही 6 अगस्त 1945 सुबह के करीब 8 बजे अमेरिकन एयरक्राफ्ट B-29 की मदद से जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बॉम्ब को गिरा देते हैं और उसी के सिर्फ 3 दिन बाद ही फैटमैन बॉम्ब को नागासाकी पर, जिसके बाद ओपेनहाइमर काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि हिरोशिमा पर गिरने वाले बॉम्ब को वो एक नेसेसरी इवेल मानते थे। लेकिन नागासाकी पर फैटमैन बॉम्ब को गिरने के बाद वो काफी अफसोस करने लगता है क्योंकि उनके इसी क्रिएशन ने उस वक्त 2,30,000 से भी ज्यादा लोगों के जान ले लेते हैं, जिसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म होने लगता है और उन्हें रियलाइज होता है कि उनके इसी क्रिएशन से फ्यूचर में पूरी दुनिया तबाह हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने उसके बाद ही यूएसए एटॉमिक एनर्जी के साथ न्यूक्लियर अटैक को रोकने पर काम शुरू करते हैं। पर साल 1949 में अमेरिका के नया प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने जब ओपेनहाइमर को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए अप्रोच करते हैं तो ओपेनहाइमर ने स्ट्रांगली उसे रिजेक्ट करते हैं, जिसके बाद ओपेनहाइमर को उनके नौकरी से निकाल दिया जाता है और ओपेनहाइमर बाकी के लाइफ एक लेक्चरर के तौर पर दुनिया भर में जाकर साइंस पर लेक्चर देने लगे और कम उम्र से ही वो मैक्सिमम चेन स्मोकिंग करने की वजह से साल 1966 में थ्रोट कैंसर से उनके देहांत होते हैं। पर दोस्तों आज की डेट में ओपेनहाइमर की उस बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बॉम्ब लगभग 10 कंट्री के पास है, जिनमें से सबसे ज्यादा बॉम्ब रशिया के पास है। लेकिन अच्छी बात यह है साल 1945 के बाद से लेकर अब तक कोई भी देश इसका इस्तेमाल नहीं किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से ओपेनहाइमर और एटम बम से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।